हो गया लाइव। ये यहां लगा देंगे। लाइव है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपने सिलेबस में है दो चीजें, जिनमें से एक है, ओ भाई मैं पकड़ के बाहर फेंकूंगा, चार मारूंगा, लात फुटबॉल बना दूंगा मैं। तमीज से बैठ मेरी क्लास में। ये जो कांस्टेबल में फेल हो गए हो ना तुम, मेरे को सब पता है तुम्हारा। तो मैं क्लास में जब घुस गया उसके बाद मैं बोल रहा हूं सुन ले चुपचाप, नहीं सुनना घर भाग जाते रहे। मेरी क्लास में बैठना तमीज से बैठो, नहीं कोई जरूरत नहीं आने की। और ये इसको नहीं कह रहा, मैं सबको कह रहा हूं, जब टीचर घुस गया क्लास में उसके बाद तमीज से बैठ जाओ। 20-20 साल की उम्र हो गई, माँ बाप पे बोझ हो रखे हो और फिर भी तुम्हें मस्ती सूझती है। इससे बड़ी शर्म की क्या बात है कि इस उम्र में तुम्हारा बाप तुम्हें कमा के खिला रहा है। इतना भी सोच लोगे तो ही ढंग से पढ़ने लग जाओगे। तो साइंस और टेक्नोलॉजी की बात जब आती है तो दो हिस्सों में बटी हुई है साइंस। एक है जनरल साइंस, जिसे कहा जाता है सामान्य विज्ञान। दूसरा है टेक्नोलॉजी, जिसे कहा जाता है तकनीक। सामान्य विज्ञान में तीन भाग हैं। एक है जीव विज्ञान, एक है भौतिक विज्ञान, एक है रसायन विज्ञान। तकनीक में तुम्हारे सिलेबस में है रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, और तीसरी चीज है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। अगर हम इसको गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बड़े बड़े यूनिट हैं तुम्हारे। और इसी कारण से इसमें से कभी 15 कभी 17 सवाल आ ही जाते हैं, क्योंकि 9 जो भी यूनिट दिख रहे हैं, अगर एक एक दो दो सवाल भी देगा एक एक यूनिट से तो अपने आप ही बन जाएंगे 10-15 सवाल। तो अब इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक और चीज का ध्यान रखना होता है, वो होता है इन सभी से जुड़े हुए करंट अफेयर्स, जिसको कह देते हैं महत्वपूर्ण समसामयिकी। अब समसामयिकी में जब तक क्लास चलेगी, क्लास की डेट तक के जो करंट अफेयर होंगे और जितने मुझे ध्यान होंगे उतने मैं कराते हुए चलूंगा। लेकिन यदि ऐसा होता है कि
एग्जाम 2 महीने बाद हुआ, 4 महीने बाद हुआ, और एग्जाम और इस चैप्टर, जैसे मान लो आज मैंने कराया, मान लो जैव प्रौद्योगिकी, और जैव प्रौद्योगिकी खत्म होने के बाद एग्जाम होने तक 4 महीने और निकल गए, तो उन 4 महीनों में कोई अगर करंट अपडेट होता है तो उसको करने के 2 तरीके रहेंगे। या तो आप खुद करंट की मैगजीन्स पढ़ते रहें, और या आपके बाद जो बैच होगा सब इंस्पेक्टर का या RAS जिस भी चीज का होगा, उनका रजिस्टर लेकर के आप कोशिश करें कि उसे अपडेट कर लें। एक चीज मैं शुरू में ही बता देता हूं, आपकी क्लास में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होंगे जो लोग फेल होके आए हैं कांस्टेबल जैसी परीक्षा में। कहीं बुराई नहीं है फेल होने के अंदर, किसी भी चीज में फेल कोई भी हो सकता है। मेरे को कोई एग्जाम देना पड़ जाए तो हो सकता है मैं भी फेल हो जाऊं, क्योंकि दो ही चीजें होती हैं, या तो पास होता है या आदमी फेल होता है। बुराई तब है जब कांस्टेबल में फेल हो गए और फेल होने के बाद भी आदमी ने अपनी क्या नहीं बदली, प्रवृत्ति नहीं बदली। ऐसे एलिमेंट हर क्लास में होते हैं, पूरे बैच पे प्रभाव इसका पड़ता है। कैसे पड़ता है ये पूछना हो तो वो पीछे पीछे बैठा है उससे पूछ लेना। 4 जने पूरे बैच को बिगाड़ सकते हैं। बिगाड़ सकते हैं क्या भाई? वो भुगत भोगी है, वो पीछे बैठा है जो, ये भी एक बैच के अंदर पड़ी हुई है, और उसका असर ना पड़े आपके बैच पर, ये जिम्मेदारी टीचर की नहीं है, ये आपकी है। ऐसे एलिमेंट तुरंत दिख जाएंगे। इनके माँ बाप के पास पैसे की कमी नहीं है, घर वालों ने क्या दे दिया, पैसा दे दिया, आए आकर घूम फिर के मस्ती करके चले गए। आप में से अगर एक भी ऐसा है जिसका सपना ये है कि नहीं साहब मैं मजे लेने नहीं आया, मैं आया हूं मेहनत करने, मेरे को चाहिए कंटेंट, तो उस एक भी आदमी का नुकसान होना नहीं चाहिए ऐसे 10 लोगों की वजह से। तो इसलिए प्रयास करें कि क्लास में ये डायलॉग बाजी, हा हा हु ऐसे एलिमेंट दिखे तो इनको कुचल दो। कुचल दो का मतलब इनको चुप करा दो, कहते देख फालतू बकवास मत कर, ठीक है, हम आए हैं यहाँ पढ़ाई करने। और अगर लगे कि हा हा हु कोई कर रहा है तो उसकी शक्ल देखना, फिर सोचना कि इसका डोल है क्या, राजस्थान के टॉप 500 में आता है क्या ये? कितने जने सेलेक्ट होंगे राजस्थान में से? 500 ही होंगे ना। तो उसका डोल देख के ये सोचना कि ये माँ बाप का बोझ ऐसा है, ये 500 में आ जाएगा क्या टॉप में? लगे कि नहीं आएगा तो उसकी बात पर क्या मत देना, ध्यान मत देना। हो सकता है मेरी बातें आपको चुभे कईयों को, क्योंकि सच क्या होता है, थोड़ा सा कड़वा होता है और चुभता है। जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं ना, PMT बोलते थे हमारे टाइम जिसको, वो बच्चे अगर आपसे ज्यादा पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप पढ़ाई के साथ न्याय नहीं कर रहे हो, क्योंकि नीट में तो 3000 सीटें हैं। तो जिनकी 3000 सीटें हैं वो तुम्हारे से ज्यादा पढ़ रहे हैं, उम्र भी उनकी कम है तुम्हारे से, वो 11वीं 12वीं वाले बच्चे हैं, ज्यादा पढ़ते हैं ना तुम्हारे से। और तुम्हें ऐसा कंपटीशन देना है जिसमें सीटें ही 500 हैं, और तुम कितना ही जोर लगा लो उन 500 में से आधी सीटें, ये और बता दूं कड़वा सच एक, जो हो सकता है बाकी अध्यापकों ने तुम्हें नहीं बताया हो, उन 500 में से भी आधी सीटें उन बच्चों की है जो भी इंटरव्यू में फेल हुए हैं। उनको रोक लोगे पेपर देने से? तो उनके लेवल की तैयारी जिस दिन हो जाए, जिन्होंने अभी इंटरव्यू दिया था, उस दिन मस्ती की सोचना, तब तक तो मजदूर बन जाओ। और उस लेवल के मजदूर बन जाओगे, तुम्हें देखकर अगले को लगे कि यार इसको और कुछ सूझता ही नहीं पढ़ाई के अलावा, 24 घंटे इसके दिमाग में एक ही रहता है कि क्या कर लूं मैं, पढ़ लूं पढ़ लूं पढ़ लूं पढ़ लूं। क्यों? मैं उस दिन सेमिनार था, उस दिन भी यही बोला था, वो जो 2-4 बच्चे आए हुए थे सिलेक्टेड वाले 20 संडे को, तब भी यही बोला था। मैंने कहा वर्दी उसी का वर्ण करेगी जो वर्दी से पहले वर्दी जैसी हरकतें करने लग जाएगा। तो कितनी बार आपने थानेदारों को देखा है बाहर गली में बैठ के हा हा हू करते हुए, जैसे ही वर्दी में आते हैं वो एकदम सीरियस हो जाते हैं। घर के अंदर भले ही करते हो जो कुछ हंसी मजाक करते हैं, तो अदरवाइज क्या रहते हैं, एकदम अलर्ट मोड में रहते हैं। तो आपको भी आना ही पड़ेगा झक मार के। अब नहीं आओगे तो फिर 2-3 साल फिर इंतजार करना, है ना। तो जब भी कभी दिमाग में आए कि भाई साइंस टेक के सिलेबस में क्या है, तो ये 9 नाम दिमाग में होने चाहिए। तो सबसे पहले तो यही लिखो, नंबर 1 जीव विज्ञान, हेडिंग डाल लो सिलेबस, और जैसे जैसे होता जाए इसको टिक करते जाना। फिर दूसरा टिक तुम लगा लेना, याद तो करोगे ही, आज की चीज आज ही याद करने की आदत है ना तुम्हें। देखो नंबर सबसे पहले चीज सिलेबस में नंबर 1 जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के अंदर लिखो पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, संतुलित भोजन, संतुलित भोजन, जनन तंत्र, जनन तंत्र,
रक्त तथा हृदय, रक्त तथा हृदय, कोमा रक्त समूह, रक्त समूह, कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र, मानव नेत्र व दोष, मानव नेत्र व दोष, ग्रंथियां व हार्मोन, ग्रंथियां व हार्मोन, साथ में लिख दो आदि। अगला लिखो स्वास्थ्य तथा रोग, स्वास्थ्य तथा रोग। इतनी चीजें जब पढ़ लो तो समझ जाना तुमने क्या पढ़ लिया, जीव विज्ञान का मुख्य भाग पढ़ लिया। दूसरा लिखो भौतिक विज्ञान, तीसरा लिखो रसायन विज्ञान। इन दोनों का कोई सिलेबस नहीं दिया हुआ, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान का, सीधा लिखा है दैनिक जीवन में। आगे लिखिए टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी लिखिए डिफेंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, आईटी, आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक और वो तो आ ही गया खैर, बायोटेक्नोलॉजी। अगला लिखिए पर्यावरण और पारिस्थितिकी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। एक और लिखिए समसामयिकी, समसामयिकी तथा राजस्थान में, समसामयिकी तथा राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास। ये जो 10वां टॉपिक है ना, ये 10वां या 11वां जो भी है, ये ऐसा टॉपिक है, ये अलग से नहीं करवाया जाएगा। ये जहां भी चैप्टर चल रहा है उसी के अंदर कोई चीज काम किया जाएगी, वो इसमें नोट डाउन करवाता रहूंगा मैं। पहली हेडिंग डालो डिफेंस टेक्नोलॉजी, रक्षा प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, डिफेंस टेक्नोलॉजी। सबसे पहला पॉइंट, सुरक्षा या रक्षा जो होती है ये कितने प्रकार की होती है। तो किसी भी देश की सुरक्षा दो प्रकार की होती है। एक होती है आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा को कहा जाता है इंटरनल सिक्योरिटी। दूसरी होती है बाह्य सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा को कहा जाता है एक्सटर्नल सिक्योरिटी। आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के संदर्भ में दोनों में से ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, तो आपको कहना है कि भारत के केस में 1947 से लेकर के और 1972 तक का जो टाइम था, 1972 तक का टाइम था, 1947 से 1972 तक, उस दौरान कई चीजें हुई। जैसे 1948 के अंदर आप पर हुआ कबायली हमला जो कश्मीर के अंदर हुआ था। फिर उसके बाद
61-62 के अंदर पंगा हुआ आपका चीन के साथ, फिर 1965 पाकिस्तान के साथ, फिर 1972 फिर से पाकिस्तान के साथ। ये वो समय था पूरे का पूरा जिस समय आपका पूरा खर्चा जाता था किस पर? एक्सटर्नल सिक्योरिटी पर। बाह्य सुरक्षा आपकी कॉम्प्रोमाइज रहती थी। उसके बाद आपके जो पड़ोसी थे उन्हें समझ आ गया कि भारत के लड़कों को जीत पाना संभव नहीं है, क्योंकि विशेष जो भारत वालों ने अपना जज्बा दिखाया था वो दिखाया था 1962 की लड़ाई के अंदर, जब चीन के साथ युद्ध हुआ था और नेहरू जी की हिंदू चीन भाई भाई की नीतियां फेल हुई थी और हथियार खरीदे नहीं थे, क्योंकि नेहरू जी का कहना था कि देश को सेना की जरूरत ही क्या है, क्यों है, क्यों बोले शांति होनी चाहिए, सफेद कबूतर उड़ाया करते थे। और नेहरू जी ने जाकर के यूएन के अंदर चीन को समर्थन दिया था और चीन को स्थायी सदस्य बनवाया था। चीन को मान्यता नहीं मिल रही थी क्योंकि चीन ने ओरिजिनल सरकार को भगा दिया था वहां से, और रेड आर्मी ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन किया था, सिंगल पार्टी सिस्टम लाए थे वो। उस समय नेहरू जी ने अंधा सपोर्ट किया चीन को, करीब 10 सालों का दौर था वो, हर चीज चीन के लिए जाती थी यहाँ से। और चीनी बॉर्डर पर सैनिक जो थे उनका हाल ये हो गया था कि एक सैनिक के पास मात्र 7 गोलियां थी। और बार बार आर्मी ऑफिसर्स ने कहा भी था, नेहरू जी को पता नहीं या तो नोबेल पुरस्कार का था, अभी नोबेल मिलेगा शांति का मेरे को, और या वो आंख बंद करके बैठे थे कबूतर की तरह, अभी मेरी आंखों में कुछ नहीं दिख रहा तो सभी के ही अंधेरा है। और फिर चीन ने तुम्हारे ऊपर हमला किया, और हमला भी ऐसा किया कि उसके अंदर ये हाल हो गया था कि आर्मी ऑफिसर्स जो थे उन्होंने जवानों को बताया था कि देखो भाई, ना तुम्हारे पास असला है और ना ही कोई सपोर्ट कर रहा है तुम्हारी। सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उस समय एक आंदोलन चलाया था नेहरू जी ने, गुट निरपेक्ष आंदोलन, नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो उन्होंने कहा था हम किसी गुट के भाग नहीं बनेंगे। तो जब किसी गुट के भाग नहीं बनोगे तो सपोर्ट करने भी कौन आएगा? और नाम में थे कौन? तुम्हारे से भी गरीब गरीब दोस्त, नेपाल वेपाल ये दोस्त थे, ये कहां से आएंगे तुम्हें बचाने? तो उस समय सैनिकों को जब पता लगा भाई अब बहुत पेचीदा स्थिति है, तो भारत के ही लड़के हो सकते हैं जिनमें जज्बा हुए, तो उन्होंने कहा था कि सर 2 ही चीजें जानते हैं हम तो, विजय या वीरगति, तीसरी चीज ही नहीं है हमारे पास, पीछे हटना तो असंभव है। तो 62 के अंदर भारत के लड़कों ने जो जज्बा दिखाया था, हमें पता था हम हारेंगे, लेकिन फिर भी हमारे लड़के लास्ट सांस तक लड़े थे, गोलियां नहीं थी तो भी लड़े थे। तो इसीलिए वो गाना लिखा था उससे प्रेरित होकर नीरज ने या किसी और कवि ने, के वो जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली, ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। तो जिनको नॉलेज नहीं है बातों का पूरा, वो लोग ऐसे कह देते हैं कि नेहरू जी को इतना प्यार था देश से कि ये गाना बजता था तो रोने लग जाते थे, अपने कर्मों को रोते थे वो, क्योंकि जब ये गाना बजता था तो उन्हें याद आता था कि मेरी गलती की वजह से हजारों सैनिकों ने क्या करी, अपनी जान गंवाई। तो उस गाने को सुनोगे तो वो गाने में कहा भी है कवि ने कि जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो फिर अपनी लाश गिरा दी। तो हिमालय कौन से बॉर्डर पर पड़ता है? चाइना बॉर्डर पर। तो उसके अंदर बाकायदा वही चीजें मेंशन करी है कवि ने जो सच में हुआ था, 10-10 को एक ने मारा फिर गिर गए होश गवा के, खुश रहना देश के प्यारो अब हम तो सफर करते हैं। तो दुनिया को यह समझ आ गया था कि भारत वाले इतने आसानी से टूटने वाले नहीं है। चीन का सामना जिन्होंने कर लिया, और वो भी तब कर लिया जब ना हथियार थे ना कुछ और फिर उसके बाद नेहरू जो हैं, नेहरू की मृत्यु हो जाती है हार्ट अटैक से, और फिर बागडोर आती है लाल बहादुर शास्त्री के हाथों में, जिनकी पॉलिसी थोड़ी सी अलग थी। वो कहते थे जय जवान जय किसान। उस समय फिर पाकिस्तान हमला करेगा आप पर, वो पाकिस्तान ये सोचकर हमला करेगा कि 62 में चीन से हार चुके हो तुम, और 5 वर्षीय योजना बनाने के पैसे नहीं थे, ये सारी दुनिया को पता लग चुका था। और पहले वाली 2 5 वर्षीय योजनाएं जो थी वो भी खोखली थी पूरी तरह से, ये भी सबको पता लग गया था। और किसी गुट को तुमने ज्वाइन किया नहीं था, तो तुम्हें बचाने कोई पहले भी नहीं आया था, अब भी नहीं आने वाला, ये सोचकर उन्होंने भी हमला कर दिया कि चलो अब हम भी मार लेते हैं इनको। तो भारत वालों ने कहा कि यार देखो, हम है ना भले चीन से हारे हैं, भले चीन हमारी 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन खोस लिया, लेकिन इतने बुरे तो हम कभी नहीं होंगे कि हमें कौन मार जाए, पाकिस्तान मार जाए। तो उस समय पाकिस्तान में वो जो आपने अगर भाग मिल्खा भाग फिल्म देखी है तो उसमें वो जो अयूब खान था, तो अयूब खान कहता है अपनी आर्मी को बिठाकर, इंशाअल्लाह कल सुबह का नाश्ता दिल्ली में करेंगे। और ये काफिर कौन है? ये वो उनको लगता है हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू रहते हैं तो वो काफिर ही कहते हैं। ये काफिर कौन है?
ये घास फूस की रोटी खाते हैं, मीट कभी इन्होंने खाया नहीं, गोश्त के बिना शक्ति आती नहीं, शरीर में जान होती नहीं। अपन देखना, अपने पठान है 6-6 फुट के, उनको मारेंगे, उनकी गर्दनें लुढ़केंगी, ऐसे करके जोश भर के और ले आया फौज को। कहां पर? भारत पर कर दी चढ़ाई। कोई कारण नहीं था उस समय हमले का, सिर्फ ये कारण था कि जोश में बस, और चढ़ाई कर दी। आगे खड़े थे जाट और राजपूत। कहां चले हो? बोले हम काफिरों को। बोले रुक जा, हम दिखाते हैं तेरे को, जिसको तू घास फूस कहता है उसको जोर बाजरा कहते हैं हमारे यहाँ, है ना। और फिर जो मारा भारत ने पाकिस्तान को, इतना मारा कि हमारा हौसला यहां तक पहुंच गया कि उसके थोड़े सालों बाद फिर हमने हमला किया उस पर, 72 में किया ना, और उसका एक हाथ काट लिया। कौन सा हाथ था उसका? पाकिस्तान ऐसे खड़ा था तुम्हारे सिर पे, ऐसे एक हाथ पूर्वी पाकिस्तान, एक हाथ पश्चिमी पाकिस्तान। भारत ने हाथ ही काट लिया उसका पूरा। कि ये पुराने डायलॉग हो गए कि एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। बोले हम ऐसा सबक देना चाहते हैं कि आने वाले 20-25 सालों तक याद रहे इन्हें कि हमारे साथ कुछ हुआ। तो जब तुमने उनका हाथ काट लिया सन कौन से में, 72 में, तो वो भी बदला लेने के लिए रणनीति बनाएंगे। तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग के अंदर पाकिस्तान में ये फैसला लिया गया कि हम चाहकर भी, भले ही कितना ही जिहाद कर लें, हम चाहकर भी भारत से सीधे सीधे नहीं जीत सकते। अब अगर हम सीधे सीधे नहीं जीत सकते तो हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। तो 1972 के बाद वो अपनी पॉलिसी बदलता है, और ये पॉलिसी बहुत सक्सेसफुल होती है इसकी। सन 2023 तक ये इसी पॉलिसी पर आ जाते हैं। चीन और पाकिस्तान आपका खतरा बन जाते हैं, किसके लिए? इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। इस पॉलिसी को कहा जाता है थाउजेंड वुंड थ्योरी। थाउजेंड वुंड थ्योरी का मतलब, आप यदि किसी पहलवान से सीधे नहीं जीत सकते तो उस पहलवान के शरीर पर 1000 ब्लेड मार दो, छोटे छोटे। हर घाव से खून रिसेगा, वो पहलवान उन घावों को संभालता रह जाएगा, और तुम क्या करोगे? बाद में उसको आराम से हरा दोगे। दुर्भाग्य से इस थाउजेंड वुंड थ्योरी में उनको यहीं पर गद्दार मिल गए, जिनको सिर्फ थोड़ी सहायता चाहिए थी, और वो लोग जो है खतरा बन गए। किसके लिए? आपकी आंतरिक सुरक्षा के लिए। किसी ने कहा हमें अलग राज्य बनाना है, किसी ने कहा हमें सरकार के खिलाफ विरोध करना है, कोई कह रहा है पुल ढंग नहीं बन रहा, कोई कह रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है। तो वो सारे के सारे खतरे किसको हैं? आपकी इंटरनल सिक्योरिटी को है। इसीलिए आप कभी भी देखना, जब कभी भी आपको भारत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना हो या मोर्चा खोलना हो, आपके पास पैसे की कमी नहीं आएगी कभी भी। आप वो कोचिंग करनी है, और आपके अगर फीस कम पड़ रही है तो कोई सहायता नहीं करेगा। लेकिन आप आज ही थोड़ा सा बार तलाश करो कि मुझे भारत सरकार के खिलाफ क्या करना है, धरना प्रदर्शन करना है, आपके साथ पैसे और लोग दोनों जुड़ जाएंगे आके अपने आप ही कि हाँ तू तो आ तो सही एक बार। क्यों? क्योंकि ये बहुत लंबी चेन जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है ये? आंतरिक सुरक्षा। तो कोई पूछे कि भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी में कितने दौर रहे हैं, तो 2 दौर रहे हैं। एक तो 1947 से 1972 का दौर, उस दौरान कौन महत्वपूर्ण थी? एक्सटर्नल सिक्योरिटी। और 1972 से लेकर आज तक, या आगे जब तक भी नोट्स बढ़ाना चाहो बढ़ा लेना, 25 में भी यही रहेगा। वो किसको डैमेज कर रहे हैं? तुम्हारी इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा को। पहले तो इसको एज इट इज छाप लो, फिर लिखना शुरू करते हैं इसको। और पेन वेन 2 कलर के 3 कलर के जिस जिसने रखे हैं उसका आज तक रिटर्न ही पास नहीं हुआ, इंटरव्यू तो छोड़ो। ये सुंदर सुंदर पेन वाले मैंने तो 13-14 साल हो गए, ये दूसरों के काम आते हैं इनके बनाए हुए नोट्स। काम आएगी पढ़ाई 4 बार कर लो बजाय 4 बार लिखने के। तू क्या शादी में आया है? सीधा बैठ, पसर के बैठा ऐसे। ये टाइमलाइन वाला जरूर बना लेना, ये कि 72 तक एक्सटर्नल सिक्योरिटी, उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी।
इधर बैठ जा। डन हो गया क्या? अब क्या है, अब आती है बात कि आपकी आंतरिक सुरक्षा जो है, आंतरिक सुरक्षा को क्या क्या चीजें डैमेज कर रही हैं। इतना कहने से थोड़ी होगा कि आंतरिक सुरक्षा खतरे में है, अपने को बताना पड़ेगा ना आंतरिक सुरक्षा के कुछ मुद्दे, ऐसे मुद्दे जिनसे पता लगे कि हाँ इंटरनल सिक्योरिटी सच में खतरे में रहती है। तो सबसे पहली चीज जो आएगी आंतरिक सुरक्षा की बात आते ही, वो आएगी कि आपके यहां पर धार्मिक कट्टरपंथी कैसे संगठन, आतंकी संगठन आपका सबसे बड़ा सिरदर्द है। अब ये जो आतंकी संगठन आते हैं, धार्मिक कट्टरपंथी आतंकी संगठन आते ही आपको याद रखना है, सबसे बड़ी समस्या भारत की जो बना हुआ है क्या है? जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर की बात जब आती है तो तुम्हें 2-3 नाम पता होने चाहिए, जैसे जैश ए मोहम्मद, सुना है नाम? दूसरा हिजबुल मुजाहिदीन, सुना है नाम? ठीक है, और आगे लिख रहा हूं आदि। तो लिखो आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे, आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे लिखिए। सबसे पहले धार्मिक कट्टरपंथी आतंकी संगठन, धार्मिक कट्टरपंथी आतंकी संगठन। इसमें मुख्य समस्या, इसमें मुख्य समस्या कश्मीर के, इसमें मुख्य समस्या कश्मीर के इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन है, इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन है जो कि पाकिस्तान से प्रत्यक्ष, पाकिस्तान से प्रत्यक्ष कोमा चीन से अप्रत्यक्ष, चीन से अप्रत्यक्ष सहायता प्राप्त करते हैं तथा भारत को नुकसान पहुंचाते हैं, भारत को नुकसान पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, जैश ए मोहम्मद, जैश ए मोहम्मद। जैश ए मोहम्मद का उद्देश्य क्या है? जैश ए मोहम्मद के 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य जैश ए मोहम्मद का ये कहते हैं हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए? आजाद कश्मीर। दूसरा ये कहते हैं कि हम तो क्या कर रहे हैं? जिहाद कर रहे हैं। अब इनकी समस्या क्या है सबसे बड़ी, कि ये जो युवा है, युवा को क्या करते हैं, ये बरगलाते हैं। अब युवा कैसे इनके चंगुल में आ जाता है? इसका कारण है, इसका कारण है बहुत सारे, कौन? मौलाना। अब मौलाना क्यों हो गए दुश्मन देश के? उसका कारण है बहुत सारे मौलानाओं को बरगलाने वाला आदमी जो है उसका नाम है मौलाना मसूद अजहर। मौलाना मसूद अजहर जो है जैश ए मोहम्मद का इस टाइम क्या है? चीफ है। मौलाना मसूद अजहर ना सिर्फ जैश ए मोहम्मद का चीफ है, बल्कि मौलाना मसूद अजहर मोस्ट वांटेड है। अब ये मोस्ट वांटेड कहां कहां पर है आप देखेंगे तो सबसे पहले ये इंडिया के अंदर मोस्ट वांटेड है। दूसरे नंबर पर ये मौलाना जो है ये मोस्ट वांटेड कहां है? दूसरे नंबर पर ये मौलाना मोस्ट वांटेड है
तंजानिया में, यही मौलाना जो है यही मोस्ट वांटेड है यूएसए में, यानी कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आतंकवादी है। और मौलाना मसूद अजहर जो है इसको जेड सिक्योरिटी मिली हुई है, और ये कहाँ रहता है? पाकिस्तान में रहता है। ना सिर्फ रहता है बल्कि इसकी सुरक्षा का भी पूरा बंदोबस्त पाकिस्तान ने कर रखा है। ये मौलाना कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आपको यहां से हो जाएगा कि 1994 में 1994 में इस मौलाना को मौलाना मसूद अजहर MMA, मौलाना मसूद अजहर, इसको इंडियन आर्मी की RR ने, RR क्या है? राष्ट्रीय राइफल, राष्ट्रीय राइफल्स वाले जो होते हैं इन्हें कहा जाता है कश्मीरी भूत। इनको आतंकवादी क्या बोलते हैं? कश्मीरी भूत, क्योंकि RR जो है 16 ढंग से, तेरे को पूछ रहा हूं, वो पीछे बैठा है जो ये, क्या हो गया? चाय नहीं पी के आया तो मैं पिलाऊं? मैंने पिला दी तो कभी आंख ही नहीं लगेगी। मेरी चाय पार्टी कसूती होती है थोड़ी सी। तो अब ये जो मौलाना मसूद अजहर है ये जो है ये राष्ट्रीय राइफल द्वारा पकड़ लिया जाता है, और राष्ट्रीय राइफल जो है इसे कहा जाता है कश्मीरी भूत। कश्मीरी भूत इसलिए कहते हैं कि कश्मीर में आतंकी अगर किसी से डरते हैं तो वो कौन है? राष्ट्रीय राइफल, RR कहते हैं इनको। तो इसको पकड़ा जाता है 1994 में, पकड़ के और इस पर केस चलाने के लिए इस मौलाना को डाल दिया जाता है तिहाड़ की जेल में। अब जब इसे तिहाड़ की जेल में डाला जाता है तो उस टाइम भी दो गुट हो गए थे। एक तो तुम्हें ध्यान है कई लोग होते हैं आओ धरना करें, आओ विरोध करें। सबसे आसान काम क्या होता है किसी के काम में? कमी निकालना सबसे आसान काम है धरती का। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई काम दाम नहीं होता, वो माइक लेके खड़े हो जाते हैं, हर चीज में क्या करते हैं वो मुंह खोलेंगे वहीं से पता लग जाएगा कि इनको हर चीज में क्या नजर आती है? कमी नजर आती है। धरती पे ऐसा काम ही नहीं है कोई जो ढंग से हो रहा हो। इनको पूछो सूरज कैसा आ गया? गर्म बहुत है आज, इसको थोड़ा सा क्या होना चाहिए था? ठंडा। और यही लोग सर्दी हो जाएगी जब कहेंगे ये क्या है थोड़ा ठंडा है, इसको गर्म होना चाहिए। धरती अच्छी नहीं है। क्यों? बोले धरती मेरे हिसाब से नहीं है, बारिश होती है, मेरा मन नहीं होता जब होती है बारिश। ये लोग कमी वाले होते हैं। तो ये कमी वाले लोग जो हैं इनके पास एक झंडा और होता है, मानव अधिकार। तो उनको उस टाइम मौलाना के मानव अधिकार दिख रहे थे, लोगों के नहीं दिख रहे थे। उन्होंने जब इसका केस चल रहा था तो कहा कि इस पे सख्त एक्शन नहीं होना चाहिए। क्यों? ये बोले भोले वाले लोग हैं, ठीक है, इनको नौकरी नहीं मिली इसलिए इन्होंने क्या करी? बंदूक उठा ली। इंडियन आर्मी कह रही है कि यार नौकरी तो बिहार में भी बहुत लोगों को नहीं मिलती, रिक्शा तक चला लेंगे लेकिन कभी बंदूक नहीं उठाई उन्होंने। तो बोले इनको ठोक देना चाहिए। बोले नहीं, ऐसे कैसे मार दोगे इनको? और इसको पकड़ के और जेल में डाला जाता है। जब जेल में डाला जाता है तो उस टाइम ही रॉ एक एजेंसी, आगे अपन बात करेंगे, वो कहती है कि ये गलत कर रहे हो तुम, इसको मारो, इसको चौराहे पे खड़ा करे गोली मारो इसके सिर में। बोले नहीं, इसको ये वो करके। उसके बाद 99 के अंदर 96 के अंदर आपका एक एरोप्लेन एयर इंडिया का काठमांडू से उड़ता है दिल्ली के लिए। जैसे वो एरोप्लेन 10 मिनट हुए होते हैं फ्लाइट टाइम को, अचानक से 4 हथियारबंद लोग उस एरोप्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। किडनैप नहीं होता, किडनैप आदमी को कर दिया जाता है, हाईजैक कर लेते हैं और हाईजैक करके ले जाते हैं अफगानिस्तान के कंधार में। अफगानिस्तान के तालिबानी लोग जो होते हैं वो आतंकी संगठन है, तो वो इनका मदद करते हैं और कंधार एयरपोर्ट के ऊपर आपके लोगों को खड़ा कर लेते हैं, वो 300 लोगों को एरोप्लेन के अंदर। उसके बाद हर आधे आधे घंटे में एक एक आदमी को मार के बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं। वो एक लड़की को मार देते हैं, एक आर्मी ऑफिसर होता है उसको मार के फेंक देते हैं। फिर भारत सरकार को झुकना पड़ता है। तुम्हारी इंडियन आर्मी की 4x4 की जिप्सी, पूरा भरा हुआ पेट्रोल, और मौलाना मसूद अजहर और इसके साथ कई और साथियों को उस गाड़ी में बिठा करके अफगानिस्तान छोड़ के आना पड़ता है। और फिर वो देखते ही देखते इंडियन आर्मी की आंखों के सामने चला जाता है। ये मौलाना उस दिन से कहां बैठा है? पाकिस्तान में बैठा है। वहां बैठकर ये 2001 में तुम्हारी संसद पर हमला करा चुका, वहां बैठकर ये अक्षरधाम पर हमला करा चुका, वहां बैठकर इसने अपने भतीजे को भेजा था जिसका नाम था अजमल कसाब, वो आकर के बॉम्बे में हमला कर चुका, वहां बैठकर इसने उड़ी में हमला कराया, और आज भी ये तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहा है। और आज भी वो लोग जो विरोध करें गैंग के हैं, वो आज भी कहते हैं नहीं, इनके भी अधिकार होने चाहिए, अनुच्छेद 21 होना चाहिए, अनुच्छेद 19 होना चाहिए।
तो ऐसे लोगों की वजह से हर साल लगभग 800 से 900 फौजी तिरंगे में लिपट कर आते हैं बिना युद्ध के। अब वो जो 800-900 फौजी हैं उनकी जान की कोई कीमत है ही नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एक फौजी की ट्रेनिंग में लगभग 1.25 करोड़ रुपया खर्चती है इंडियन आर्मी, 1.25 करोड़। प्लस वो फौजी जब शहीद होता है तो उसको आप नौकरी भी दोगे, पेट्रोल पंप भी दोगे, फलाना डिमाना, तो उन चीजों की कैलकुलेशन निकालें तो आज तक टोटल ऑपरेशन हुए हैं उनसे ज्यादा खर्चा फौजियों के जो वीरांगनाएं होती है उनको या उनके घर वालों को सपोर्ट देने में जाता है। तो कभी भी ऐसे लोगों की बातों में आने से पहले ये याद रखें कि मौलाना जैसे लोगों के मानवाधिकार हैं तो उन फौजियों के भी मानवाधिकार हैं। फाइनली 2015 के बाद इंडियन आर्मी अपनी पॉलिसी चेंज करती है। नई पॉलिसी जो आती है उस पॉलिसी में कहा जाता है जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस का मतलब अगर कोई हथियार उठाएगा तो उसे हम ये प्यार से नहीं समझाएंगे, उसे हम ये समझाएंगे उदाहरण देकर के कि आप दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फौज से हथियारों से लड़ने में सक्षम नहीं हो। तो जो नई पॉलिसी आती है उसे कहा जाता है फिर ऑपरेशन ऑल आउट। ऑपरेशन ऑल आउट कोई ऑफिशियल ऑपरेशन नहीं है। ऑपरेशन ऑल आउट इंडियन आर्मी की वो एक्टिविटी है जिसके अनुसार इंडियन आर्मी ने अचानक से 2016 से स्टैंड चेंज किया। और स्टैंड चेंज कैसे किया कि किसी को अरेस्ट करना ही नहीं है, सरेंडर कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम अरेस्ट नहीं करेंगे और सीधा गोली मारो। फिर वहां पे कश्मीरियों ने एक नया काम शुरू किया, पत्थर मारने वाला। तो उसका भी जवाब हमने देना शुरू किया कि बहुत साल हो गए पत्थर खाते हुए। एक गन आती है पेलेट गन, अभी उसकी बात आएगी, जिसमें छर्रा निकलता है लोहे का। तो हम जो पत्थर मारेगा उसके वो छर्रा मारेंगे हम। आंख जाएगी या कहीं घाव होगा, घर जाएगा, 4 जने देखेंगे कि क्या हुआ, कि इंडियन आर्मी पे क्या कर रहा था, पत्थर मार रहा था। उस टाइम भी आओ विरोध करे लोगों ने क्या किया, खूब बदनाम किया, आर्मी जुल्म कर रही है, ये है वो है, फलाना है डिमाना है, ऐसा है। और विपक्ष का तो काम ही होता है, अपोजिशन का तो काम ये होता है, वो तो हमेशा अपोज करे। उन्होंने भी अपोज किया खूब, लेकिन इंडियन आर्मी ने और केंद्र सरकार ने अपनी पॉलिसी नहीं बदली। और आज नतीजा आपके सामने है, कश्मीर में कोई बहुत बड़ा आतंकी संगठन अब हमने जिंदा छोड़ा ही नहीं है। जितने थे उनकी लिस्ट बना के सबको शांत कर दिया है। तो अब अगला नंबर किसका है, मौलाना साहब का है। मौलाना साहब को पाकिस्तान में पता है कि कभी भी आके मार सकते हैं हमें, अभी अपन उस पर भी बात करेंगे। जैसे आगे अपन पढ़ेंगे खालिस्तान इसके बाद, तो खालिस्तान के बहुत सारे जो बड़े बड़े नेता हैं जो भारत का झंडा जलाया करते थे कनाडा में बैठ करके, और ये है वो है, अचानक से मरे हुए मिल रहे हैं। कई दिनों से हो रहा है ऐसा। अब तक 4 बड़े बड़े नेता मर चुके हैं, कोई कनाडा में, कोई पाकिस्तान के अंदर गुरुद्वारे से निकला, अचानक से गोली लग गई। कौन मार रहा है कोई पता ही नहीं लग रहा। अब कनाडा ने उनको सुरक्षा देने के लिए, कनाडा ने भी जेड सिक्योरिटी देनी शुरू करी है उनको। क्यों? क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि रॉ एक संगठन है, उसके एजेंट्स ये काम कर रहे हैं, उसको स्लीपिंग सेल कहा जाता है। क्योंकि देश को वो आरएएस आईएएस और ये एसआई नहीं चलाते जो अपनी रील बना बना के डालते हैं। ये याद रखिएगा आप, देश को वो, आप अगर आज यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठकर आप पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे, बदतमीजी कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, तो इसका श्रेय सिर्फ एक चीज को जाता है, तुम्हारी फोर्सेज को। फोर्सेज भी 2 तरह की है, एक वो जो बॉर्डर पे खड़े हैं, एक वो जो कहां लड़ रहे हैं उन्हें खुद ही नहीं पता और ना किसी को बताते हैं ना कुछ और, जैसे रॉ, जैसे आईबी। इसीलिए भारत के अंदर जब भी बात आती है तो एक बात कही जाती है कि भारतीय लोगों में एक चीज की सख्त कमी है, वो है फोर्स के प्रति रेस्पेक्ट। हमारे यहाँ उतनी रेस्पेक्ट नहीं दी जाती जितनी देनी चाहिए। जैसे यूएस में हमने देखा है, जो देखा है वो बता रहा हूं, लाइन लगी हुई है और अगर पता लग गया कि लाइन में कोई फौजी खड़ा है तो क्या करते हैं, वो उसको सबसे आगे कर देते हैं, आओ सर, और बकायदा बोलते हैं कि आप बॉर्डर पे खड़े थे इसलिए हम यहाँ लाइन लगाने में सक्षम थे। तो लिखो क्या लिखा है तुमने, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या, जैसे मोहम्मद लिखिए। इसका अध्यक्ष, इसका लीडर कौन है, मौलाना मसूद अजहर है, मौलाना मसूद अजहर है। अगला पॉइंट लिखिए, मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान में रह रहा है, पाकिस्तान में रह रहा है। मौलाना को कब अरेस्ट किया था, 1994 में गिरफ्तार किया गया, 1994 में गिरफ्तार किया गया।
अगला पॉइंट लिखिए 1999 1999 डैश लगा के कहां से चली थी फ्लाइट? काठमांडू से दिल्ली आ रही, काठमांडू से दिल्ली आ रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट को, काठमांडू से दिल्ली आ रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट को हाईजैक करके मौलाना तथा उसके साथियों को, मौलाना तथा उसके साथियों को क्या कर लिया गया भाई? कांधार में मंगवाया गया, कांधार में मंगवाया गया। अब क्योंकि आपको लिख के नहीं आना ना, इसलिए पॉइंट पॉइंट बता रहा हूं सिर्फ मैं। अगर लिख के आना होता तो फिर इसको तरीके से लिखते अपन। अगला पॉइंट, इसके बाद से मौलाना कहां रह रहा है? पाकिस्तान में रहता है तथा डैश लगा के अगली लाइन में नंबर 1 2001 संसद पर हमला, 2001 संसद पर हमला। नंबर 2 2008 मुंबई पर हमला। नंबर 3 2016 पठानकोट एयरबेस पर हमला। 2019 पुलवामा अटैक, पुलवामा अटैक करवा चुका है, करवा चुका है। अब बताओ इनके साथ शांति की पॉलिसी होनी चाहिए क्या? अरेस्ट करना चाहिए क्या? क्या करना चाहिए? सीधा क्या करो कि अच्छा जन्नत मिलेगी, कि हाँ बेहतर हूर मिलेगी, कि हाँ चल ठीक है, देगा नहीं देगा तेरा अल्लाह वो देखते हैं, वहां तक हम भिजवा देते हैं तेरे को, है ना? क्यों तू परेशान होएगा, है ना? हम सीधा ही क्या करते हैं, तेरे को 2.5-3 इंच पित्तल डाल देते हैं तेरे अंदर, और कहाँ जाएगा सीधा तू? वहां जाएगा जहां से आगे क्या मिलेगी तुझे? बेहतर हूर मिलेगी। अब ये एक आदमी को तुमने छोड़ा थोड़ा सा नरम रुख बरत के, और देख लो कितने जान गंवाई तुमने। अब जैसे पुलवामा हमला, हमारे लड़कों से लड़ो तुम और फिर मार दो उनको। हम ये नहीं कहेंगे भी तुमने मार दिया ये है, हम कहेंगे ठीक है हमारे छोरों में दम नहीं था तुमने मार दिया। हमारे लड़के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वो भी बस में बैठ करके, यही तो था ना। सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो थे वो। कोबरा कमांडो क्या होता है ये किसी से पूछना, ट्रेनिंग होती है जिसकी। कोबरा कमांडो थे, हाथों में उनके AK-56 राइफल थी, और एक आदमी स्कॉर्पियो भर के लाता है RDX की, क्या करता है? टक्कर मारता है। अब गुस्सा किस बात पर आता है कि वो जो स्कॉर्पियो आ रही थी, उस स्कॉर्पियो को छुपाने के लिए रास्ता लोकल लोगों ने दिया। जिस साइड रोड से स्कॉर्पियो आई, आपको क्या लगता है स्कॉर्पियो आई ड्राइवर को दिखेगी नहीं? वहां अचानक से हजारों औरतें और हजारों आदमी खड़े हो गए, और स्कॉर्पियो आ रही है तो एकदम से हटे, तो हटेंगे तो क्या होगी? वो आके टक्कर मारेगी। जैसी टक्कर मारी क्या हुआ? ब्लास्ट हुआ। अब वो जो ब्लास्ट के बाद हमारे जो फौजी वहां पर बिखरे हुए दिखे हैं हमें, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हम ऐसे तो है नहीं कि शांत बैठ जाएंगे। तो अब भारत ने भी एक्शन लेना क्या किया है, शुरू किया है, उस पर अभी अपन बात करेंगे। लिखो दूसरा एग्जाम्पल। ये तो एक एग्जाम्पल हुआ ना, कौन सा? जैसे मोहम्मद। दूसरा कौन है? हिजबुल मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन। इसे लगभग खत्म कर दिया गया है, लगभग खत्म कर दिया गया है। इसका उद्देश्य यूनाइटेड जिहाद था। क्या था इसका उद्देश्य? यूनाइटेड जिहाद था, यूनाइटेड जिहाद था। इनका एक बहुत तगड़ा लीडर था,
लीडर का नाम था, क्या नाम था? बुरहान वाणी। तो एक इंडियन आर्मी का मेजर है, मेजर अंकित शुक्ला या सौरभ शुक्ला, दोनों में से एक नाम है उसका, मेरे याद नहीं आ रहा। तो वो जो मौलाना क्या है, लिखाने की स्पीड तेज है, तो मैं क्या करूं, तेज कर ले तू भी। तो वो जो मेजर शुक्ला था, वो मेजर शुक्ला को ये बंदा जो था, इसका एक आतंकी था, मैं नाम भूल रहा हूं उसका, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। उसने वीडियो बनाया, वीडियो बना के फेसबुक पे डाला, और डाला भी कैसे कि मेजर शुक्ला के एक बंदे को किडनैप कर लेता है। वो किडनैप करके उसके कपड़े उतार के उसको बांध देता है, ऐसे हाथ बांध रखे है ना, तो वो पैरों से बांध रखा है, पीट रहा है उसको, और पीटते हुए वीडियो बना के कह रहा है, और पीछे आवाज आ रही है उसकी, यूट्यूब पे भी पड़े हैं ये वीडियो, कि मेजर को कह देना कि शेर ने शिकार करना क्या छोड़ा, इंडियन आर्मी सोचती है कि जंगल उनका हो गया, अगर अपनी मां का दूध पिया है तो आकर मेरे बंदे को हाथ लगा के दिखा। 18 घंटे बाद भाई साहब, दो फौजियों ने पैर पकड़ रखे हैं, दो ने हाथ पकड़ रखे हैं। इंडियन आर्मी वैसे तो चदर में लपेट के लाती है, इसको घसीट के लेकर के गई थी, ले जाकर पटक दिया, ये पड़ा, बोले जिहाद। ठीक है, और चाहिए तो और बता देना। यार मजाक थोड़ी है, तुम किसी धर्मगुरु के कहने पर आकर हथियार उठा लेते हो, उठा करके तुम कह देते हो किसको मारेंगे हम, आर्मी को मारेंगे। भाई साहब वो इसलिए चुप बैठे हैं, उनको ऑर्डर नहीं मिले, उनको ऑर्डर मिल गए, उनसे बड़ा शैतान धरती पे नहीं है। तुमको अगर लगता है कि तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, सांपों में सबसे खतरनाक सांप होता है नाजा नाजा, नाजा नाजा कहा जाता है कोबरा को। कोबरा अगर फुंकार मार दे आदमी अंधा हो जाता है। कोबरा का 1 ml ब्लड 10 लोगों की जान लेता है। उस कोबरा को बिना दस्ताने, बिना कुछ पहने हाथ से पकड़ते हैं, पकड़ के उसका सिर क्या करते हैं, काटते हैं, और बचा हुआ भाग खा जाते हैं कच्चा। ये ट्रेनिंग का पार्ट होता है, जिसको जंगल ट्रेनिंग कहते हैं। ये 20 साल की उम्र में जिसने किया है, उसको तुम इस चीज से डरा रहे हो कि तुम क्या करोगे, जीत जाओगे। तुमको शायद अंदाजा नहीं है, ये इंडियन आर्मी है। तो इसलिए जब से ये क्रश करना शुरू किया, उसके बाद में इनके पास कुछ नहीं बचा। फिर इन्होंने क्या किया, बुरहान वाणी जो था, बुरहान वाणी का क्या कर दिया इंडियन आर्मी ने, हाँ जी, एनकाउंटर। तो जैसे एनकाउंटर होगा, इसके बाद में पूरे कश्मीर में इसका क्या होगा, विरोध होगा। तो लिखिए, इसका प्रमुख नेता, इसका प्रमुख नेता कौन था, बुरहान वानी था, बुरहान वानी था, जिसे इंडियन आर्मी ने 2016 में मार डाला, 2016 में मार डाला। अब छोटी शेडिंग डालो, पैलेट गन, सुना है नाम, कौन सी गन, पैलेट गन। क्या था, लिखो, बुरहान वानी की मौत के बाद, बुरहान वानी की मौत के बाद पूरे कश्मीर में पूरे कश्मीर में सेना पर पत्थरबाजी शुरू हुई, सेना पर पत्थरबाजी शुरू हुई, जिसका जवाब सेना द्वारा पैलेट गन से दिया गया। किससे दिया गया, पैलेट गन से दिया गया। दिख रहे हैं भाई साहब, दिख रहा है क्या, ये होता है पैलेट गन की सीध में आते हैं। तो ये क्या घुसे हुए हैं, ये सर्रे। अभी तो चिमटी लेके क्या करेगा डॉक्टर, इनको निकालेगा, तो जहां लग गया वहां पर गहरा सा क्या होगा, घाव होगा। जैसे तुम्हारी एडी में कई बार कांटा नहीं गड़ जाता, खेत जाते हैं अपन तो, कांटा ऐसे गड़ जाता है, तो वो दिखता भी नहीं है और दुखता भी बहुत है, और कई कई दिन तक ठीक नहीं होता, क्योंकि घाव बड़ा हो तो चिर जाए तो वैसे भर जाए, वो घाव क्या होता है, गहरा रहता है। तो अब इसमें लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, इसके बाद
कुछ मीडिया हाउसेज द्वारा भारतीय फोर्स को क्या किया गया भाई? बदनाम किया गया। अब एक चीज देखो, मीडिया में आधी चीज, अब देखो ये बंदा है, इसके जूत नहीं पड़ेंगे तो और क्या होगा बताओ तुम? झंडा किसका लगा रखा है? दिख रहा है ना? पत्थर भी मारेंगे, मुंह भी बांध के आएंगे, ऐसे भी खड़े हैं, और फिर जूत पड़ते हैं जब आके दिखाते हैं हमारे पे जुल्म करती है आर्मी। ये तो शुक्र है तेरे जीमता छोड़ दिया। सोचने की बात है ना भाई, तू झंडा भी पाकिस्तान का पहनना है तेरे को, पत्थर भी उस पे मारने हैं जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फौज है ना, और उसके बाद में ये कह रहा है कि मेरे मानव अधिकार। तो ये तो शुक्र मनाओ कि यहां पर मीडिया को आजादी थोड़ी ज्यादा दे रखी है। अगर ये चीन होता तो चीन में एक बड़ा बिजनेसमैन था, आपको याद हो तो, अली बाबा, उसने विरोध किया था ना सरकार का। कहां है वो? कुछ पता है? ध्यान ही नहीं, आदमी कहां है पता है ना? गायब है, करीब 1.5 साल हो गया, उसका नाम ही नहीं आया कहीं पर। एक बार आया था बस, उसने विरोध किया था। ऐसे ही थोड़े दिन पहले शी जिनपिंग के खिलाफ याद है विरोध किया था एक संगठन ने। वो संगठन, उसके सारे नेता, वो सारे जवान लड़के लड़कियां जो सड़कों पे उतरे थे, वो क्या है तब से? गायब है। तो या तो ऐसा होता, हम तो पूरा समर्थन करते हैं, हम आज थोड़ी यार 1947 से तंग कर रहे हो तुम हमें, 2017 में आके हमने एक्शन लेना शुरू किया, यानी कितने साल हो गए? यस, 70 साल। किसको कहते हैं 70 साल तक खून पिया है तुमने, उसके बाद में हमने एक्शन लेना शुरू किया है। हमारा एक्शन लेना शुरू करते ही तुमने कह दिया कि मानव अधिकार है। हमारे फौजियों के नहीं थे मानव अधिकार जिनको तुम मार रहे थे? आगे लिखो नोट लगा के। इसके बाद भारत सरकार ने कश्मीर से धारा 370 भी हटा दी। हटाई थी क्या? धारा 370 भी हटा दी तथा कश्मीर के कट्टरपंथी नेताओं को क्या कर लिया? नजरबंद कर दिया गया। अब कश्मीर 2019 से, ध्यान है ना, 2019 से जम्मू कश्मीर व लद्दाख नाम के क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं। चू करो और जूत पड़ेगी। केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें से जम्मू कश्मीर में विधायिका का प्रावधान है। विधायिका जानते हो ना? विधायिका का क्या है? प्रावधान है। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया किसका? इंटरनल सिक्योरिटी का। अब इसमें 2-3 चीजें जो काम की हैं वो लिखिए। नंबर 1, क्योंकि ये लेटेस्ट है तो इनमें से पूछा जा सकता है, पुलवामा हमला या पुलवामा अटैक। लिखिए, पुलवामा हमला कश्मीर में 14 फरवरी 2019 को हुआ। तो इसमें ऐसे समझिए, ये है आपका जम्मू से कारवां जा रहा है कहां? श्रीनगर। बीच में क्या पड़ता है? हाँ जी,
पुलवामा, वहां आकर के क्या किया गया, हमला किया गया। लिखिए इस हमले में सीआरपीएफ के 40 से अधिक कमांडो क्या हुए भाई, हाँ मारे गए नहीं लिखना होता कभी भी, क्या लिखना होता है, शहीद हुए। आगे लिखो नोट लगा के, भारतीय सेना ने 26 फरवरी 2019 को 26 फरवरी 2019 को क्या किया भाई, नहीं वो जगह पूछते हैं एग्जाम में। पीओके में बालाकोट पर, सुना है, पीओके में बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की, क्या करी, एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक में मिराज विमान काम में लिए गए। कौन से विमान थे हमारे, मिराज विमान काम में लिए गए। अंडरलाइन कर लेना, ऐसी चीजों में से सवाल बनता है, मिराज विमान काम में लिए गए। अब देखो यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज समझने की जो है वो क्या है कि ये इंडिया का मैप है जो आप देखते आए हो, लेकिन असल में इंडिया के मैप को अगर हम देखें तो इतना इंडिया हमारे पास नहीं है। अभी सुनते जाना, ये जो क्षेत्र है ऊपर वाला इसे कहा जाता है गिलगित और बाल्टिस्तान। गिलगित और बाल्टिस्तान क्षेत्र, यही वो क्षेत्र है जो कहलाता है पीओके। इसके नीचे का ये वाला क्षेत्र जो है इसे पाकिस्तान नाम देता है क्या, आजाद कश्मीर क्षेत्र। फिर उसके बाद यहां पर सियाचिन के पीछे का कुछ क्षेत्र है, स्कार्दू वगैरह जो है, ये क्षेत्र जो है पहले पाकिस्तान के पास था, फिर पाकिस्तान ने किसको दे दिया, चीन को दे दिया। तो जब चीन को दे दिया तो ये क्या कहलाएगा अब, सीओके। पीओके का पूरा नाम क्या होता है, पाक अधिकृत, तो फिर सीओके क्या हो गया, चीन अधिकृत कश्मीर। फिर उसके बाद एक और लफड़ा है, ये लफड़ा नेहरू जी के टाइम की देन है। ये लफड़ा क्या है कि इतना क्षेत्र जो है इसको मैं डॉट डॉट करूंगा अभी, ये क्षेत्र भी तुम्हारे पास नहीं है। ये क्या है, ये कहलाता है, क्या कहलाता है, अक्साई चीन। इसको भारत कह देता है साहब ये कैसा क्षेत्र है, विवादित क्षेत्र है। लेकिन याद रखना इस क्षेत्र पर भी नियंत्रण किसका है, चीन का। किसका नियंत्रण है, चीन का। अब ये जो लाइन है, ये वाली जो है, ये लाइन तो कहलाती है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये जो लाइन है ये कहलाती है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यहां पर एक लोकेशन और है जो आपको याद रखनी है। वो लोकेशन क्या है कि यहां एक झील है जिसको कहा जाता है पेंगोंग झील। क्या कहा जाता है, क्योंकि ये सारे नाम आगे आएंगे अभी। तो अब मैं एक लाइन अगर बोलूं कि जो पुलवामा अटैक था उसका बदला हमने बालाकोट में क्या लेकर के, एयर स्ट्राइक करके लिया। तो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में करी थी क्या हमने, नहीं करी। ये अभी हम एक लड़के से इंटरव्यू में पूछा गया है सवाल एसआई में कि एयर स्ट्राइक कहां की थी, तो ज्यादातर लोग बोल रहे थे पाकिस्तान में की थी। पाकिस्तान में नहीं की एयर स्ट्राइक, कहां की थी, पीओके में की थी। पाकिस्तान के खिलाफ आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
आज तक आरोप इसलिए साबित नहीं कर पाए कि वो बहुत दिमाग से खेल रहा है। वो आतंकवादी भेजता है लेकिन तुम्हारी जमीन से। ये किसकी जमीन है? ये भारत की। कब्जा किसका है? पाकिस्तान का। अब तुम तारबंदी क्यों नहीं कर सकते यहां पर बहुत तकड़ी? बोलो। अगर तुम बहुत ज्यादा तारबंदी कर दोगे तो इसका मतलब तुमने इसको सीमा के रूप में क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। उसका फायदा है। ठीक है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है ना, ये कैंसर बना हुआ है तुम्हारा। यहीं पर वो आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप रन करता है जिनको भारत ने बर्बाद किया है। और बर्बाद का असर 2-3 साल बाद दिखना शुरू हो गया था। नए आतंकी आने बंद हो गए थे। जैसे बुरहान वानी को मारा, उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा कहां गए कहां गए, लेकिन वो संगठन ही क्या हो गया? खत्म हो गया। तो ऐसे ही भारत का ये कहना है कि अब हमारे पास सैटेलाइट्स हैं। देखो, साइंस की सबसे बड़ी खासियत है बलस्य मूलम विज्ञानम। विज्ञान कहता है कि जो बलशाली बनना चाहता है उसको विज्ञान की शरण में आना होगा। ये ठीक है। जैसे कोई ये भी कहे कि मेरे को थानेदार भी बनना है और ये भी कहे कि मैं मेरी आदतें नहीं बदलूंगा, मैं पढ़ने का तरीका नहीं बदलूंगा, तो दोनों एक साथ संभव नहीं है। कुछ नहीं होगा, एग्जाम होगा, फेल होके फिर किसी चीज की तैयारी करनी पड़ेगी, लास्ट में जाके झक मार के क्या करना पड़ेगा? फाइनली पढ़ना ही पड़ेगा, और उतना ही पढ़ना पड़ेगा जितना आरएस प्री वाले बच्चे पढ़ते हैं, और इलाज ही नहीं है कोई इसका। तो ऐसे ही विज्ञान जब आता है तो फोर्स शक्तिशाली हो जाती है। हमारे पास इसरो है, आगे अपन पढ़ेंगे। तो इसरो ने कुछ सैटेलाइट छोड़े जिनको कहा जाता है IRNSS। IRNSS क्या करते हैं? लोकेशन बताते हैं, लाइव लोकेशन। जैसे आपने नोटिस किया हो तो 5-6 सालों से एक सुविधा आई है, ट्रेन की लाइव लोकेशन दिखती है। ध्यान है ना? जब से वो सुविधा आई है तब से ट्रेनें लेट होना बंद हो गई। ये चमत्कार सा हो गया। रेलवे के 90% कर्मचारी केंद्र सरकार को गाली देते हुए मिलेंगे तुम्हें। रेलवे में काम करता है, उससे बात करके देखना कैसी क्या सरकार बेकार है, नाश कर दिया। कारण क्या है? पहले बहुत बड़ा गेम होता था। गेम क्या होता था? तुमने देखा ट्रेनें 10-10 घंटे लेट होती थी, देखा है ना? इसमें बड़ा गेम था। बड़ा गेम क्या था? लेट होने का मतलब है ड्यूटी टाइम बढ़ जाना। और रेलवे में आज भी ओवर टाइम मिलता है। तो जैसे किसी की 8 घंटे ड्यूटी है, वो कितने घंटे करेगा? फिर 16 लिखवाएगा कि साहब देखो ट्रेन लेट हुई है, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब सरकार ने उसको जोड़ दिया सैटेलाइट से। सैटेलाइट से जोड़ दिया, लाइव दिखता है। और उसमें एक लाइन और डाल दी कि जिस एरिया में खराब होगी ट्रेन या अटकेगी, उस स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी बनेगी। तो अब स्टेशन मास्टर क्या कोशिश करता है कि तेरे खराब भी होनी है तो कहां हो? यहां से आगे जाके हो। हर कोई ऐसे कहेगा यहां से आगे जा। तो फर्क दिख रहा है ट्रेनों में। सारी ट्रेनें क्या हो रही हैं? टाइम पे चल रही है, लगभग टाइम पे आने लग गई। वो 10-10 घंटे वाला सिस्टम क्या हो गया? अब गायब हो गया। अब वो गायब हो गया तो 2 नंबर का जो खाते थे पैसा, वो क्या करेंगे? पहले होता था ट्रेन खड़ी कर दी, कहीं पे खड़ी है, स्टार्ट खड़ी है, खड़ी है, खड़ी है, होता था ना ऐसे आउटर पे खड़ी है, आधे घंटे 40 मिनट। तुम्हें क्या लगता है तेल में फर्क नहीं पड़ता था उससे? जैसे थोड़े टाइम पहले पुलिस की गाड़ियों में PCR गाड़ी होती है ना, उनमें GPS लगवा दिया सरकार ने। ध्यान है? आगे स्क्रीन लगवा दी एक। तो अभी सिर्फ शहरों में हुआ है, धीरे धीरे हर थाने में हो जाएगा ये। तो जब से ये हुआ है तब से आप कंट्रोल रूम पे जैसे ही फोन करोगे तो कंट्रोल रूम वाले को ना सिर्फ ये दिखेगा कि किस एरिया में वारदात हुई है, बल्कि ये भी दिखेगा कि PCR कहां खड़ी है। तो पहले ये था कि साहब गश्ती करिए है, और आप क्या करते थे? आके लिख देते थे 40 किलोमीटर गश्ती। अब हाँ जी, अब GPS बताएगा कि कितने किलोमीटर की गश्ती हुई है, कहां कहां गश्ती की गई है, जहां वारदात हुई उस समय PCR कहां थी। हालांकि ये सिस्टम अभी लागू हो रहे हैं, लेकिन दुख तो होगा। अब किस किस के दुखेगा ये सिस्टम? जो जो डीजल पेट्रोल खा जाता था उसको दुखेगा कि यार ये तो गलत कर रही है सरकार। ऐसे ही जब सैटेलाइट छोड़े गए तो सैटेलाइट आपको लाइव दिखाते हैं लोकेशन कि भाई यहां से ये हो रहा है, यहां से। तो अब कोई भी भाई साहब यहां से चलते हैं जिहाद करने के लिए, इनको पहले ही दिख जाता है। तो ये आते हैं इधर चाचा जी बैठे हैं एकदम शिस्त लेके, शिस्त बोलते हैं एम लेने को। वो शिस्त लेके बैठे हैं, बिल्कुल गोली इधर से घुसती है, छोटा सा छेद, और इधर खोल देती है खोपड़ा, ले जाओ जाओ। ठीक है? इस तरफ तो आना ही नहीं है, उधर ही बैठे बैठे को भेज देते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है, ये सारी सारी चीजें एक साथ जब होनी शुरू हुई तो इस एरिया से अब ट्रेनिंग कैंप आने क्या हो गए हैं? कम हो गए हैं। फटाफट से मैप बनाओ, ये फिर आगे बढ़ते हैं।
डन। चलिए अगला लिखिए, हो गया ना ये तो। अगला लिखिए उरी अटैक, सुना नाम? उरी अटैक, URI, उरी अटैक। मूवी भी देखी होगी ना ये तो, उरी अटैक। तो बताओ फिर कब हुआ था? फिल्म देखी हुई काम क्यों नहीं आती? बताओ कब हुआ था? लिखिए 2016, 2016, 18 सितंबर को, 18 सितंबर को जैसे मोहम्मद के आतंकियों ने, जैसे मोहम्मद के आतंकियों ने भारतीय सेना के सोए हुए 19 जवानों को, सोए हुए 19 जवानों को शहीद किया। भारत सरकार ने इसके बाद क्या किया था भाई? सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक करके बदला लिया। काम की बात लिखना, इस सर्जिकल स्ट्राइक में MI-17, MI-17 रूस का हेलीकॉप्टर है, दिया हुआ रूस ने दिया है हमें। क्या नाम है? MI-17 हेलीकॉप्टर काम में लिए गए, MI-17 हेलीकॉप्टर काम में लिए गए। MI-17 क्या किए गए? हेलीकॉप्टर काम में लिए गए। पाकिस्तान द्वारा, पाकिस्तान द्वारा यह दावा किया गया कि, क्या दावा करेगा पाकिस्तान? सर्जिकल स्ट्राइक की खबर क्या थी भाई? झूठी थी। अब देखो भाई, भारत में जब कभी बात आती है सुरक्षा की तो दो एजेंसियां हैं। एक का नाम है R&AW, एक का नाम है IB। IB क्या है? इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो का थोड़े टाइम पहले वैकेंसी भी आई थी, तो अपने 2 स्टूडेंट्स लगे हुए भी हैं इसमें। अब समस्या बस यही होती है कि वो आके ये तो बता देते कि सर लगा हुआ हूं और फलानी जगह अभी पोस्टेड, लेकिन हम क्या नहीं बता सकते? उनका नाम नहीं बता सकते कि भाई हाँ ये बच्चा जो है ये किस में काम कर रहा है? IB में। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि इन लोगों के साथ क्या होता है, IB वाले जो लोग होते हैं इनको करने पड़ते हैं कोवर्ट ऑपरेशन। कौन से ऑपरेशन? कोवर्ट ऑपरेशन। कोवर्ट ऑपरेशन क्या होते हैं? कोवर्ट का मतलब होता है क्या? खुफिया। ऑपरेशन को तो ऑपरेशन लिखते हो हिंदी में भी। फिर उसके बाद R&AW, R&AW और IB। अब ध्यान सुनना, IB क्या काम करती है? IB का काम है देश के भीतर, कहां पर? देश के भीतर क्या करना भाई? जासूसी करना।
ये सिर्फ इंटेल देते हैं, ये मारते नहीं है किसी को। ये क्या करते हैं, सिर्फ सूचना देने का काम करते हैं। ये पता लगाए, जैसे बिरला मंदिर है, मान लो बिरला मंदिर के बाहर भिखारी बैठे हैं, तो तुम्हें पता ही नहीं होगा उन भिखारियों में से एक कौन होगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑफिसर होगा। तुम्हें पता ही नहीं लगेगा, वो बैठा रहेगा चुपचाप बस वहां पर, ऐसे भीख मांग रहा है, गंदे से कपड़े पहन रखे हैं, लूला लंगड़ा बना हुआ है, बैठा है वहां पर। उसका काम क्या है, उसका काम है सूचना इकट्ठी करना। वो सूचना इकट्ठी करता है, करके और अपने अधिकारियों को सूचना देते। ये सिर्फ सूचना लाते हैं, इसलिए मैंने क्या लिखा है, क्या करते हैं, सिर्फ जासूसी करते हैं, मारते पीटते नहीं है किसी को। रो वाले जो है ना, रो दो तरह का है भाई। एक तो रो है वो जो दिखाने का है, तो रो जो है, रो का हेडक्वार्टर कहां है, हाँ जी कहां है, दिल्ली में। रो का चीफ कौन है, सवाल तो यही आते हैं ना यार। तो रो के जो चीफ है वो है सावंत गोयल। कौन है, सावंत गोयल। अच्छा याद रखना, 30 जून, कब से, 30 जून 2023 से इसके चीफ बन जाएंगे रवि गोयल। कौन बन जाएंगे, रवि गोयल। ये जो है ये रिटायर्ड क्या है, आईपीएस अधिकारी हैं। कौन, रवि गोयल। 30 जून 2023 को ये पद ले लेंगे इनके स्थान पर। अब रो जो है, रो के दो भाग हैं। रो के दो भागों में एक तो आती है वो इकाई जो क्या करती है, जासूसी इकाई आती है। इनका काम होता है जासूसी करना। दूसरे नंबर पर रो जो है, रो की एक है एक्शन टीम। कौन सी टीम, एक्शन टीम। ये एक्शन टीम क्या है, कौन है, किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता क्या करते हैं ये, है ना, बस ये पता है एक्शन टीम है। अब इतना सुनने के बाद ये भी याद रखो कि अचानक से खालिस्तान के बड़े बड़े आतंकवादी अलग अलग जगह पर क्या हो रहे हैं, मरे हुए मिल रहे हैं, बस मरे हुए मिलते हैं। ऐसे पाकिस्तान में कई बार हो चुका, कोई नेता मरा हुआ मिल गया, कोई कुछ हो गया। ये इस तरह काम करते हैं। जैसे पाकिस्तान को एक बार भारत ने, जो दूतावास जानते हो, दूतावास क्या होता है, दूतावास एम्बेसी, तो पाकिस्तान का जो दफ्तर होता है उसे कहते हैं हाई कमीशन। तो हाई कमीशन में लगाने के लिए जिन्ना की फोटोएं दी भारत ने कि हमारी तरफ से तोहफा है, ये कबूल करें। उन्होंने लगा ली, साहब कायदे आजम की फोटो दे रहे हैं, लगा ली। 2.5-3 साल बाद पाकिस्तानी दूतावास या पाकिस्तानी हाई कमीशन का अधिकारी आकर के पाकिस्तानी अधिकारी को बताता है कि यार अपने यहां से कोई जासूसी कर रहा है। कैसे, कि यार रात को है ना, यहां से सिग्नल जाता है, वो ट्रैक होता है सिग्नल, और कल रात को ही मशीन ने पकड़ा है। तो क्या था सिग्नल में, कि अपनी सारी दिन की बातें, क्या बात कर रहे हो, हाँ। अब उन्होंने एक एक दीवार स्कैन करी, कुछ नहीं निकल रहा। जैसे ही किसके पास गए, कायदे तस्वीर टी टी कर रही है मशीन, उस तस्वीर को उतारा गया, खोला गया, तो पता लगा उसके अंदर ट्रांसमीटर फिट कर रखे थे। अब ये जो लेके आए थे अधिकारी, उनको बुलाया कि भाई साहब ये तोहफा लाए थे तुम, यार मेरे को ध्यान नहीं। तो तुमने कहां से खरीदा था, कि एक दुकान से। कि ऐसी कौन सी दुकान है हिंदुस्तान में जो जिन्ना की फोटो बेचेगी। और वो अधिकारी कह रहा है यार मेरे को भी नहीं ध्यान। अब गए वहां पर, जाकर क्या ढूंढा, वहां है ही नहीं कोई दुकान। वो दुकान किसने लगाई थी, किसी ऐसे आदमी ने जो देशभक्त है, बहुत तगड़ा, है ना। ये लोग कौन होते हैं, रो के, जैसे रो के एजेंट बहुत ऊंचे ऊंचे काम करते हैं। जैसे रो में, अच्छा रो में अक्सर लिया जाता है बॉर्डर एरिया के लोगों को, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर के बहुत लड़के रो में हैं। उनको क्यों लिया जाता है, 2 वजह होती है। एक तो लंबे चौड़े बंदे चाहिए। लंबे चौड़े क्यों चाहिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भेजना है, तो वहां आदमी कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, हाइट ज्यादा होती है उनकी। दूसरा, बाड़मेर का बंदा होगा ना, वो सिंध की भाषा बोलता है, सिंध वहीं पड़ता है ना बाजू में। पाबूजी पढ़ा होगा, पाबूजी का ससुराल कहां था, सिंध में। क्यों था, क्योंकि पाबूजी मारवाड़ के थे, मारवाड़ से थोड़ा सा पश्चिम में जाओ तो सिंध आ जाता है। और गंगानगर का जो बंदा होगा वो पंजाबी बहुत अच्छी बोलता है, तो वो बावल नगर और आगे लाहौर तक जा सकता है। वो पंजाब वाले को इसलिए नहीं लेते कि पंजाब का जो लड़का होगा वो पंजाबी बोलेगा, पकड़ा जाएगा तुरंत कि ये पंजाब वाली पंजाबी है, उनकी पंजाबी अलग होती है। तो जैसे मैं एक की कहानी आप गूगल पे भी कर सकते हो, रविंदर कौशिक, ध्यान है। तो ये पंडित जी जो थे, ये जब यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे, उन दिनों
एक मोनो एक्टिंग का इन्होंने प्ले किया। और मोनो एक्टिंग में क्या होता है, एक ही आदमी को अलग अलग रोल प्ले करने होते हैं। तो उसमें उन्होंने भगत सिंह का या चंद्रशेखर आजाद का रोल प्ले किया और करके रोल, और जब वो घर जा रहे थे तो पीछे पीछे एक आदमी आता है, आके कहता है कि देशभक्ति दिखाने में और देशभक्ति होने में फर्क होता है बेटा। तूने रोल अच्छा किया लेकिन इतना जज्बा देश के लिए होगा नहीं तेरे में। क्या बात कर रहे हो सर? तो बोले अगर ऐसा है तो कल इस जगह आके मिलना मेरे को। वो अगले दिन जाते हैं, वहां पे मिलते हैं, फिर उन्हें पता लगता है कि वो जो ऑफिसर है वो आर्मी ऑफिसर है और इनको ज्वाइनिंग दी जा रही है कहां पर, रोम में। उसके बाद उनकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग होने के बाद उन्हें मिशन दिया जाता है कि आपको पाकिस्तान जाना है। वो बंदा पाकिस्तान जाता है फर्जी कागज लेकर के, पाकिस्तान जाके वहां की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, वहां से पढ़ाई करता है, फिर वहां का एग्जाम देता है, सबसे मुश्किल एग्जाम, जैसे यहाँ सीडीएस होता है ना ऐसे, और वहां की आर्मी में सेलेक्ट होता है। सेलेक्ट होने के बाद उसी मिशन के तहत वहां के एक आर्मी ऑफिसर की बेटी को अपने प्यार में फंसाता है और उससे क्या करता है, निकाह करता है, और वहां की आर्मी ज्वाइन करता है। और फिर वहां से क्या भेजता है, खबरें भेजता है। वो जो खबरें भेजा करता था उन्हीं के दम पर 72 की लड़ाई में हमें ध्यान था कि टैंक यहां आएगा लोंगेवाला में, पहले से पता होता था। तो इन वजहों से उसको नाम दिया गया ब्लैक टाइगर। तो गूगल करो ना ब्लैक टाइगर रविंदर कौशिक, तो पूरा आ जाएगा उसका निकल करके। तो ये ब्लैक टाइगर जो था, ब्लैक टाइगर आराम से वहां काम कर रहा था। फिर भारत की तरफ से एक कोई ऐसा जासूस गया जो महिला थी और वो बिकी हुई थी, बिकी हुई समझते हो, उनके पैसे लेके उनको सूचना। तो उसने जाकर उनको बताया कि तुम्हारी तीनों लड़ाइयां हारने का कारण क्या है। कोई एक आदमी है जो आर्मी में है। अब आर्मी की अलग से इंटेलिजेंस विंग होती है, आर्मी के अंदर एक एक आदमी को स्कैन कर देते हैं वो 1 घंटे के अंदर, अगर ऐसी सूचना आती है। तो उन्होंने स्कैन किया तो ये बोले यार इसके ना माँ का पता ना बाप का पता, इसका पता करो। तो पता किया तो पकड़ा गया। पकड़ा गया तो उसके बाद 20 सालों तक पाकिस्तान की जेल में रहा वो। उसके सारे नाखून उखाड़ दिए गए, सारे दांत उखाड़ दिए प्लास लेके उन्होंने, आंखें फोड़ दी उसकी, उसकी चमड़ी ऐसे रोज एक एक टुकड़ा काटते थे, और लास्ट में उसके टीबी कर दी उन्होंने। टीबी कर देते हैं जिसको मारना होता है, तो उसको पटक के और उसकी टीबी कर दी, और लास्ट में जाकर के वो वहीं पे मर गया। और उसके मरने के बाद उसके बीवी बच्चों को भी मार दिया, उनको भी गोली मार दी। उसकी बेटी थी उसको भी मार दिया, उसके बेटे को भी मार दिया, फिर बीवी को भी मार दिया। तो रॉ के जो लोग होते हैं वो जुनून वाले बंदे होते हैं, वो अपना काम अपने लेवल पे निपटाते हैं, करते रहते हैं। रॉ में आपको जब भी मिलेगा सिर्फ किसका नाम मिलेगा, चीफ का, और हेडक्वार्टर का है, बाकी कुछ पता नहीं होता किसी का, कौन है क्या है। तुम्हारे में से भी कोई है तो वो ये कभी नहीं बता पाएगा कि मैं किस में काम करता हूं, रो में काम करता हूं। रो जो है, रो के लिए याद रखना, रो की स्थापना लोग शुरू से करना चाहते थे, नेहरू जी इसके सख्त खिलाफ थे कि नहीं इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सद्भाव बिगड़ेगा, भरोसा होना चाहिए, फलाना डिमाना। तो रो जो था वो बहुत लेट स्थापित किया हमने, बहुत लेट हो गए। बहुत लेट का मतलब कब किया स्थापना इसकी, 1968 में जाकर के हमने इसकी स्थापना की थी। तो लिखो भारत सरकार के लिए, भारत सरकार के लिए जासूसी का कार्य दो स्तर पर किया जाता है, दो स्तर पर किया जाता है। नंबर 1 आंतरिक जासूसी, नंबर 2 बाह्य जासूसी। सबसे पहले लिखो रॉ, R&AW, R&AW। स्थापना 1968, स्थापना 1968। अब इसमें एक बार सवाल पूछा हुआ है कि बताइए रो जो है, रो कौन सी मिनिस्ट्री को, कौन से मंत्रालय को, कौन से विभाग को रिपोर्ट करता है। तो लिखो पीएमओ। पीएमओ समझते हो क्या होता है पीएमओ? सीधे किससे बात होती है इनकी, प्रधानमंत्री से। पीएमओ, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस।
इनका जो डायलॉग है, जो ध्येय वाक्य है, वो है धर्मो रक्षित रक्षति। सुना है? धर्मो रक्षित रक्षति, धर्मो रक्षित रक्षति। इसका मतलब क्या है? धर्म तब रक्षा करेगा जब खुद धर्म की क्या होगी? रक्षा होगी। तो ये कहना चाह रहा है कि जो सवामणि करते हो, ये जो पूजा पाठ करते हो, ये सब यूजलेस है अगर तुम्हारे ऊपर कोई हमला करने वाला है। जैसे मुगलों का काल याद है? उस टाइम भी व्रत त्योहार होते थे, लेकिन क्या वो रक्षा कर पाए देवता तुम्हारी? नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि तुमने खुद की रक्षा नहीं की। तो धर्म भी तभी रक्षा करता है जब धर्म की खुद की रक्षा होती है। आगे लिखिए, चीफ, रॉ का चीफ कौन है अभी? सामंत गोयल। और नोट लगा के लिखना, 30 जून 2023 से 30 जून 2023 से रवि सिन्हा, रवि सिन्हा क्या बनेंगे? इसके रॉ के नए चीफ बनेंगे, रॉ के नए चीफ बनेंगे, रॉ के नए चीफ बनेंगे। नंबर 2 लिखिए, आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो जो आईबी है, आईबी की सबसे बड़ी चीज पूछी जाती है स्थापना 1887, 1887। यानी ये किसकी बनाई हुई है? अंग्रेजों की। उनको भी पता था कि क्या महत्व होता है जासूसी का। 1887। हेडक्वार्टर दिल्ली, हेडक्वार्टर दिल्ली। मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो यानी मोटा भाई के पास है गृह मंत्रालय। डायरेक्टर, उसमें चीफ होता है, इसमें क्या होता है? डायरेक्टर। डायरेक्टर है तपन डेका, तपन डेका, तपन डेका, तपन डेका। डायलॉग है जागृतम अहर नीरसम, जागृतम अहर नीरसम। इसका मतलब होता है कभी ना सोने वाला। यानी जब सारी दुनिया सोती है तो कौन जागती है? आईबी जागती है, कभी ना सोने वाला। नोट लगा के लिखना, आईबी की ट्रेनिंग में, आईबी की ट्रेनिंग में केजीबी का बहुत योगदान है। कौन है केजीबी? हाँ भाई, हाँ लिख लेना ब्रैकेट में, रूस की खुफिया एजेंसी। केजीबी वो है जिससे अमेरिका भी डरता है। केजीबी का बहुत योगदान है। केजीबी कहां की है? रूस की खुफिया एजेंसी, रूस की खुफिया एजेंसी। नोट लगा के लिखना, खालिस्तान, खालिस्तान भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए, खालिस्तान भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक नया खतरा बनकर उभरा है। खालिस्तानी लोग अलग राज्य का, कोमा अलग देश का समर्थन करते हैं, जो कि
खालसा के सिद्धांतों पर चलेगा। किस पर चलेगा? खालसा के सिद्धांतों पर चलेगा। तो बेटा देखो, ये जो खालिस्तान की बात जब भी आए तो तीन चार चीजें तुम्हें ध्यान होनी चाहिए। खालिस्तान जो है, खालिस्तान की मांग करने वालों के अंदर सबसे बड़ा नाम जो आता है वो आता है कौन? कौन था? भिंडरावाला। भिंडरावाला कौन था भाई? भिंडरावाला था खालिस्तानी लीडर। इसका पूरा नाम था जरनैल सिंह। क्या नाम था? जरनैल सिंह। और खालिस्तानी लोग इसे कहते हैं क्या? संत। के ये तो क्या है? हमारा संत था। ये जो भिंडरावाला था, भिंडरावाला ने क्या किया था भाई? स्वर्ण मंदिर जो है ना, स्वर्ण मंदिर पर क्या कब्जा कर लिया था? कब्जा कर लिया था। जब स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया, उस समय भारत को सूचना मिली रूस की तरफ से कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो 1984 के अंदर भारत की आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने क्या चलाया था? ऑपरेशन। नाम क्या था ऑपरेशन का? ऑपरेशन ब्लू स्टार। क्या चलाया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंदर भिंडरावाला को और अन्य खालिस्तानियों को क्या किया? मार डाला। और स्वर्ण मंदिर क्या कराया गया? मुक्त कराया गया। स्वर्ण मंदिर को क्या कराया गया? मुक्त कराया गया। अब जब स्वर्ण मंदिर को मुक्त करा लिया गया तो उसके बाद में दो सिख थे, नाम था सतवंत सिंह और बेअंत सिंह। क्या नाम था? सतवंत सिंह और बेअंत सिंह। इन दोनों ने मिलकर इंदिरा गांधी की क्या कर दी थी? हत्या कर दी। जब इंदिरा गांधी की क्या हो गई? हत्या हो गई, तो देश के अंदर हो गए सिखों के क्या? दंगे, जिसके अंदर बहुत सारे सिखों को क्या किया गया? मारा गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो का ये कहना है कि ये जो दंगे हुए थे, इन दंगों के अंदर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी भी शामिल थे। जैसे अभी मणिपुर मिजोरम में हिंसा का हुआ था ना, तो उसके अंदर जब अब रिकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं तो पता लग रहा है आदिवासियों ने नहीं जलाया मंत्री का घर। मंत्री का घर बांग्लादेशी मुसलमानों ने जलाया है, जिन्होंने कपड़े किसके पहन रखे थे? आदिवासियों के पहन रखे थे। तो उनको पैसे मिलते हैं, जाओ जाके ये काम करियो। अब उसमें बदनाम कौन होंगे? प्लस तुम्हारी फोर्स आदिवासियों को मारेगी तो आदिवासी भविष्य में उनके बच्चे हथियार उठाएंगे, नक्सल प्रभावित होगा वो क्षेत्र। तो इस तरह से आंतरिक सुरक्षा को डैमेज किया जाता है। तो जब ये सारे दंगे वंगे हुए, इसके बाद से विदेशों में रहकर लोग किसका समर्थन कर रहे हैं? खालिस्तान का। तो लिखो, नोट लगा के लिखना, पिछले कुछ समय में दुनिया के अलग अलग भागों में कई खालिस्तानी नेता अज्ञात व्यक्ति के शूटआउट में, अज्ञात व्यक्ति के शूटआउट में या कैंसर से या भोजन में जहर से मारे जा रहे हैं। भोजन में जहर से मारे जा रहे हैं। इनका आरोप रॉ पर लगाया गया है। किस पर लगाया गया है? रॉ पर लगाया गया है। अब रॉ क्या कह रहा है? वही कह रहा है जो पाकिस्तान कहता है, सबूत लाओ। क्या लाओ? सबूत लाओ, दिखाओ हमारे आदमी ने मारा है क्या। सबूत लाओगे तो हम क्या करेंगे? कार्रवाई करेंगे। अब वो कह रहे हैं तुम्हारा आदमी कौन है? तो क्या हमारे तो एक ही आदमी काम करता है, रॉ का चीफ। तो बाकी बोले पता नहीं। जबकि सारी दुनिया जानती है रो में 3,500 लोग काम करते हैं। कितने? 3,500, जिनमें से नाम सिर्फ किसका आता है? एक का, जो क्या होता है? रो का चीफ होता है। बाकी बोले बाकी है ही नहीं हमारे कोई। पैसा बोले आंतरिक सुरक्षा नाम से बजट आता है, बस खत्म बात। कोई पता नहीं कौन कहाँ है, क्या कर रहा है ना। आगे लिखिए। हाँ खड़े हो भाई साहब, खड़े हो। ये हाँ, उरी अटैक कब हुआ था? यहाँ बैठ दो। उरी अटैक कब हुआ था? दांत फाड़ने से काम थोड़ी होगा।
कितनी तारीख को, किस सन में हुआ था? चल छोड़ इसको। भारत का रक्षा मंत्री कौन है? नहीं पता। चल इसको छोड़, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम बता दे। चल छोड़ इसको भी। अफगानिस्तान में इस टाइम राष्ट्रपति या इंचार्ज जो है कौन है? नहीं पता, इसको भी छोड़। चल अभी अभी आईबी के चीफ का नाम मैंने बताया, वो बता दे। पता होगा कहां से, क्लास में टाइम पास करने आते हो? बैठ जा, उसको तो पढ़ लेने दे, बाजू वाले को तो जो पढ़ रहा है, तेरे को नहीं पढ़ना मत पढ़। मेरी क्लास में कुचरनी मत करो, बेइज्जती फ्री मिलेगी, है ना? हाँ भाई, लिखो आगे, नोट लगा के। हरदीप सिंह निज्जर, हरदीप सिंह निज्जर, हरदीप सिंह निज्जर, नी जय जय रे, हरदीप सिंह निज्जर। ब्रैकेट में लिखना, खालिस्तान टाइगर फोर्स का अध्यक्ष, खालिस्तान टाइगर फोर्स का अध्यक्ष। डैश लगा लिखो, 20 जून 2023, 20 जून 2023 कनाडा में, कनाडा में गुरुद्वारे के बाहर मारा गया, गुरुद्वारे के बाहर मारा गया। एक और लिख लो, परमजीत सिंह, परमजीत सिंह, ब्रैकेट में लिखो, खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ, खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ। लिखो, पाकिस्तान में अपने घर के बाहर मारा गया, अपने घर के बाहर मारा गया। इसी प्रकार अवतार सिंह, अवतार सिंह, ब्रैकेट में लिखो, अमृतपाल सिंह का गुरु। सुना है नाम अमृतपाल? अमृतपाल सिंह का गुरु यूके में मारा गया। आरोप था कि किसी ने उसे जहर दिया था। एक और लिख लो, अमृतपाल सिंह को एनएसए द्वारा, एनएसए द्वारा आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने से, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने से गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार खालिस्तानी समस्या लगभग क्या हो चुकी है? अभी शांत चल रही है। अगली समस्या लिखो, नक्सल। सुना है नाम नक्सल? लिखिए, नक्सलवादी लोगों का मानना है कि, नक्सलवादी लोगों का मानना है कि नंबर 1, हथियारों से क्रांति होती है। नंबर 2, हथियारों से क्रांति होती है। नंबर 2, क्रांति से ही न्याय होता है।
क्रांति से ही न्याय होता है। और नंबर 3, वामपंथी विचारधारा, वामपंथी विचारधारा ही लोगों का भला कर सकती है, ही लोगों का क्या कर सकती है, भला कर सकती है। वर्तमान में भारत के 10 से अधिक राज्य, कितने से, 10 से अधिक राज्य नक्सल से प्रभावित हैं। नक्सल की समस्या गृह मंत्रालय देख रहा है। मुख्यतः छत्तीसगढ़ इससे प्रभावित है। ध्यान है ना, छत्तीसगढ़, झारखंड इससे प्रभावित है। सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को देखते हैं। इनके खिलाफ नक्सलियों ने नेवला कमांडो उतारे हैं। नेवला कमांडो उतारे हैं। भारत सरकार ने नक्सल समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए समाधान शुरू किया है। इसे दो 2017 में लागू कर दिया गया। लिखिए समाधान, SAMADHAN, समाधान, SAMADHAN, समाधान। हेडिंग डाल लो छोटी सी, SAMADHAN। एस के लिए लिखो स्मार्ट लीडरशिप। तुम तो हिंदी में लिख लेना, वैसे स्पेलिंग नहीं लिखनी चाहो तो। तुम्हें तो ऑब्जेक्टिव करके आने ना सवाल। स्मार्ट लीडरशिप लिखो, डैश लगा के, कुशल नेतृत्व तैयार करना। नंबर 2, ए एग्रेसिव स्ट्रेटजी। लिखिए आक्रामक रणनीति बनाना। फिर क्या आएगा, एम मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग। लिखिए नक्सलियों को सरेंडर के लिए मोटिवेट करना तथा सरेंडर के बाद
उन्हें ट्रेनिंग देकर काम दिलवाना। सरेंडर के बाद उन्हें ट्रेनिंग देकर क्या करना? काम दिलवाना। नंबर 4, एक्शनेबल इंटेलिजेंस। एक्शनेबल इंटेलिजेंस, ए आ रहा है ना एम के बाद। एक्शनेबल इंटेलिजेंस, एक्शनेबल इंटेलिजेंस लिखिए। ऐसी खुफिया जानकारी लाना, ऐसी खुफिया जानकारी लाना जो एक्शन लेने में सहायता करे। एक्शन लेने में क्या करे? सहायता करे। डी, डैशबोर्ड। डी क्या होता है? डैशबोर्ड लिखिए। सारी जानकारियों को एक स्थान पर ऑनलाइन एक वेबसाइट पर लाना। सारी जानकारियों को एक साथ ऑनलाइन क्या करना? एक प्लेटफॉर्म पर या एक वेबसाइट पर लाना। एच, हार्नेस टेक्नोलॉजी। हार्नेस टेक्नोलॉजी, हार्नेस का मतलब होता है काम में लेना किसी चीज को। हार्नेस टेक्नोलॉजी, हार्नेस टेक्नोलॉजी लिखिए। नक्सलियों के खिलाफ, नक्सलियों के खिलाफ क्या करना? तकनीकी काम में लेना। तकनीक को काम में लेना। तकनीक को काम में लेना। जैसे नंबर 1, अभी इसी के अंदर नंबर 1 है ना। नंबर 1, नेत्र नाम के ड्रोन काम में लिए जा रहे हैं। नेत्र, ड्रोन का नाम क्या है? नेत्र। इसे डीआरडीओ ने बनाया है। इसे डीआरडीओ ने बनाया है। नंबर 2, विशेष नस्ल के, विशेष नस्ल के बेल्जियन, बेल्जियन है, बेल्जियन मेलेनोइड, सुना है नाम? बताएगा कोई? बेल्जियन मेलेनोइड कुत्ते लाए गए हैं। ये कुत्ते होते हैं, सूंघने की पावर धरती पे सबसे गजब होती है, सबसे स्मार्ट कुत्ता होता है दुनिया का। बेल्जियन मेलेनोइड कुत्ते लाए गए हैं जो सुरंग का पता लगाते हैं। नक्सली क्या करते हैं? सुरंग बिछा देते हैं। नंबर 3, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु द्वारा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु द्वारा, भारत सरकार की कंपनी है, शॉर्ट में कहते हैं बीईएल। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु द्वारा इंफ्रारेड किरणों पर चलने वाले, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड किरणों पर चलने वाले, अंडरलाइन कर लेना, इंफ्रारेड का सवाल आता है कई बार। इंफ्रारेड किरणों पर चलने वाले नाइट विजन ग्लासेस लाए गए हैं। नाइट विजन ग्लासेस क्या करता है? ये रात को देख पाता है फौजी इससे। नाइट विजन ग्लासेस लाए गए हैं। नक्सलियों के पास ये आएंगे नहीं, तब तक क्या करेंगे हम? ढूंढ के उनके एरिया को क्या कर दें? न्यूट्रलाइज कर देंगे। अगला लिखिए, एक्शन प्लान। DH तक हो गया था ना। A फॉर एक्शन प्लान। एक्शन प्लान में जरूरत ही नहीं कुछ लिखवाने की, पता ही है क्या लेंगे इनके खिलाफ हम? एक्शन लेंगे। और लास्ट लिखिए N, नो एक्सेस टू फाइनेंस। नो एक्सेस टू फाइनेंस, N मतलब नो एक्सेस टू फाइनेंस। नो एक्सेस टू फाइनेंस क्या होता है? लिखिए, नक्सलियों के, नक्सलियों के फंडिंग के सभी सोर्स तोड़ना। फंडिंग, फंडिंग जानते हो ना? फंडिंग के सभी स्रोत तोड़ना।
तो अब कोई पूछ ले कि बताओ समाधान क्या है, तो बता दोगे ना? समाधान केंद्र सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य क्या है? नक्सलवाद की समस्या को क्या करना है? जड़ से खत्म करना है। एक ये इसने क्या नाम है, भगवान ने अच्छा सवाल पूछा है। इसका सवाल है कि साहब पाकिस्तान की भी कोई एजेंसी है क्या? भाई पाकिस्तान हमारे से बहुत आगे है। मैं कह रहा हूं ना, नेहरू जी के चक्कर में कई चीजों का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान ने बना रखी है क्या? ISI। क्या नाम है पूरा ISI का? लिख लो नोट लगा के। रॉ की तरह पाकिस्तान के पास ISI 1948 से है। अरे इतना कहा था नेहरू जी को, इतना कहा था आर्मी ऑफिसर्स ने, हर तीसरे दिन कहते थे कि यार ये तुम ये शांति के कबूतर उड़ा रहे हो ना, ये भारत के बस की बात नहीं है। आदमी चाहे कितना ही शरीफ हो, अगर पड़ोस में बदमाश आ गए ना तो तुम्हें बदमाशी करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हें जीने नहीं देंगे वो। इधर बेकार आदमी आ गया, इधर बेकार आदमी आ गया, क्या करोगे? तो तुम्हारे एक साइड चीन है, एक साइड पाकिस्तान है, क्या करोगे? और उस टाइम तो दोनों तरफ पाकिस्तान था। बोले ना शांति कायम करेंगे। आज धोले कबूतर उड़ा रहे हैं, लाल गुलाब बांट रहे हैं। ये चीजें बाद में महंगी पड़ गई बहुत। तो उन्होंने 1947 में बना ली थी क्या? ISI 48 में ही। तो हमने कब बनाई रो? तो ये जो 20 साल का गैप था ना, ये बहुत नुकसान दे गया। ये तो शुक्र मनाओगे IB थी तुम्हारे पास, जिसको रूस सहायता दे रहा था, तो बहुत महंगा पड़ता हमें। आप अगर खोलोगे इंटरनेट वगैरह चेक करोगे तो आप पाओगे तुम्हारे यहां होने वाले हर आतंकी हमले में किसका हाथ होता है? ISI का। ISI हर उस आदमी को पैसा देती है जो भारत के खिलाफ कुछ करना चाहता है। आप में से कोई आज इनको मेल कर दो, आज संपर्क कर लो कि हम भारत के खिलाफ कुछ करना चाहते हैं, आज ईमेल कर दो इनको आप। आज शाम को ही आपके घर पे क्या आ जाएगी? हाँ भाई, रॉ की टीम आ जाएगी कि हाँ आजा बेटा। फिर आपको उठा करके ले जाएंगे और घर वालों को बताया जाएगा कि साहब आपके बच्चे पर, आपकी लड़की पर कौन सा केस लगा है? हाँ जी, नहीं, देशद्रोह NS सुना है? तो उसके अंदर क्या होता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 की धाराएं उस पर लागू नहीं होती। तो उठा के ले गए, तो फिर उसके बाद कई महीनों बाद पता लगा कौन सी जेल में रखा है। जैसे अमृतपाल सिंह नाम का एक आदमी था, ध्यान है ना? वीडियो बना के चैलेंज किया था भारत सरकार को। कहां है अब? आसाम के पास कोई जेल के अंदर है। कहां ले जाके रखा है? आसाम की जेल में। और कब तक रखेंगे, कितनी सेवा करेंगे, कुछ पता नहीं है। तो ये आतंक विरोधी गतिविधियों को तोड़ने के लिए सख्ती चाहिए होती है। और इतना बड़ा देश जहां 120 करोड़ लोग हो, उसके अंदर तो बहुत दिक्कत आती है ना? ये चीजें लिख लेना, बाकी की बातें कल करेंगे। ये नोट कर लेना ये वाली चीजें। जिसको नहीं पढ़ना है वो आया ही मत करो मेरी क्लास में ना। क्लास में आ गए, पढ़ना ही पड़ेगा। और जो आज पढ़ाया कल मैं पूछूंगा, ठीक है?